नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए आपको लिए चलते हैं आज इंटरनेशनल दुनिया की ओर। आज से 100 साल पहले की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिमों का अहम बोलबाला था, मगर कुछ कारणों से मुस्लिमों का राजनीति से गुम हो जाना मुस्लिम वर्ल्ड के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अगर आज हम दुनिया के सबसे अच्छे और ताकतवर नेताओं की बात करें तो एक मुस्लिम नेता भी ऐसा नहीं है जो इस श्रेणी में आता हो। रजब तैयब एर्दोगान, जन्म 26 फरवरी 1954, तुर्की के एक राजनेता हैं जो 2014 के बाद से तुर्की के 12वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उनके बाप दादा सुल्तनत उस्मानिया के दौर में जॉर्जिया में रहा करते थे, लेकिन 1870 में तुर्की आए। तैयब एर्दोगान का परिवार काफी धार्मिक था। तैयब एर्दोगान के परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। तैयब एर्दोगान के पिता फल बेचने का काम करते थे। तैयब एर्दोगान मदरसे में पढ़ते थे तो लोग उन्हें बोलते थे कि किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल हो। कहते थे कि मदरसे में पढ़कर तो सिर्फ मुर्दे ही नहलाओगे। मगर तैयब एर्दोगान ने कभी इन बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। मदरसे से पढ़ाई करने के बाद घर पर आकर शिकंजी की रेहड़ी लगाकर अपना भरण पोषण करते थे। 1973 में तैयब एर्दोगान ने कुरान शरीफ को हिफ्ज किया और 1978 में उन्होंने शादी की। रजब तैयब एर्दोगान के 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अहमद और छोटे का बिलाल है। इसके अलावा तैयब एर्दोगान की 2 लड़कियां भी हैं। बचपन में मदरसे से पढ़ाई करना उनकी इस्लाम से मोहब्बत की वजह थी। 1981 में मरमरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से डिग्री हासिल की। अगर बात की जाए तुर्की की राजनीति की तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता का बोलबाला था। इस्लाम को लोग भूलते जा रहे थे। तैयब एर्दोगान ने स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया और यूनियन का लीडर बनने के बाद हर उस काम की मुखालफत की जो इस्लाम के विरुद्ध था। 1991 में तुर्की की राजनीति में पूरी तरह से आ गए थे। इस दौर में तुर्की में भयंकर गरीबी का आलम था। इस्लामी अधिकारों को बिल्कुल मिटाया जा रहा था। औरतों के बुर्का और स्कार्फ पहनने की पाबंदी थी। यहाँ तक कि मर्द दाढ़ी भी नहीं रख सकते थे। तुर्की देश के ज्यादातर लोगों का मानना था कि तुर्की को यूरोप जैसा बना दिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश करार दे दिया गया तो उसके बाद तुर्की पर लंबे अरसे तक तुर्की की सेना का शासन रहा और इस्लाम से दूरी बनती गई। नतीजा ये हुआ कि तुर्की की राजनीति यूरोप के कल्चर से मुतासिर हो चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया की हार के बाद सेक्युलर तुर्की में इस्लाम की तकरीर ऐलान करने पर भी पाबंदी लगाई गई। यहाँ तक कि अरबी भाषा में अजान भी नहीं दे सकते थे। उन मुश्किल हालातों में तैयब एर्दोगान ने अपने कदम राजनीति में बढ़ाने शुरू किए थे। 90 के दशक में इस्तांबुल बहुत गंदा था। साफ पानी की किल्लत थी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। 1984 में इस्तांबुल का मेयर चुना गया और चंद महीनों के अंदर उन्होंने इस्तांबुल की प्रमुख समस्याओं को खत्म कर दिया था। 1997 में उन्होंने एक इस्लामी शायर की नज़म पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि ये मस्जिद हमारे किले हैं और ये गुंबद हमारे हेलमेट, और ये मस्जिदों को मीनारे हैं, ये हमारे सैनिकों की ईमान की निशानी है। इस नज्म के वायरल होने पर उनको मेयर के पद से हटा दिया गया और उनकी पार्टी जो 1998 में की स्थापित की गई थी उसको खत्म कर दिया गया। इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई और 10 महीने की सजा सुनाई गई। बाद में उनकी सजा को कम कर दिया गया। 4 महीने की सजा काटने के बाद 2001 में खुद की नई पार्टी बनाई और 2002 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। उनकी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, मगर जीत हासिल होने पर भी उसके खिलाफ विरोधी पार्टियों ने उस इस्लामी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगा दी और जाहिर है इस्लामी तकरीर में तुर्की में पहले से ही बंद थी। तुर्की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर बैन लगा दिया। तैयब एर्दोगान ने अपने साथी को प्रधानमंत्री बना दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथी को भी बैन कर दिया और सारे देश में दोबारा से चुनाव कराने का फैसला लिया। 2003 में फिर चुनाव होने थे तो उनके नेता अब्दुल्ला गुल ने वहां की पार्टियों के साथ मिलकर कानून में बदलाव किए और तैयब एर्दोगान को बैन से हटवा दिया और 2003 में तैयब एर्दोगान को फिर दोबारा से बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। आखिरकार प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद तैयब एर्दोगान ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। धीरे धीरे वो तुर्की के हर आदमी के दिल में जगह बनाते गए। 2007 व 2011 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। उसके बाद तुर्की की जनता ने उन्हें राष्ट्रपति बना दिया, जो कि फिलहाल तक बने हुए हैं। अब अगला इलेक्शन 2023 में होना है। 2023 के बाद तुर्की और ताकतवर हो जाएगा और अपने खोए हुए इलाके हासिल करने के लिए जी जान लगाएगा और हर जहाज को उनके समुद्र तट से गुजरेगा उससे टैक्स वसूलेगा। खिलाफत उस्मानिया की हार के बाद जिन नेताओं को देश से बाहर निकाल दिया गया था वो दोबारा से बाहर आ सकेंगे। तैयब एर्दोगान ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े भाषण देने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। तैयब एर्दोगान अकेले ऐसे नेता हैं जो फिलिस्तीन, सीरिया जैसे मसलों पर खुलकर आवाज उठाते हैं। फिलिस्तीन के लिए अपनी सेना के जरिए मदद भेजी। वर्मा के मुस्लिमों के लिए भी सबसे पहले उन्होंने ही आवाज उठाई थी और अपनी सेना को भी भेजा था। जब अमेरिका ने कहा कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, उसकी खुल्लम-खुल्ला मुखालफत इन्होंने ही की और कहा कि यरूशलेम इस्लाम के दिला है। आपको बता दें कि यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस है। अगर इसी तरह मुस्लिमों का हाल रहा तो यहूदियों, ईसाइयों की हुकूमत काबा और मदीने तक पहुंच जाएगी। 2016 में जब अमेरिका की साजिश के चलते तुर्की की सेना ने तख्ता पलट किया तो तैयब एर्दोगान ने एक वीडियो डालकर कहा कि सेना से देश को
बचा लीजिए। देखते ही देखते पूरा तुर्की सड़कों पर आ गया और निहत्थे लोगों ने सेना का विरोध किया, जिसके चलते सेना से पावर वापस ले ली गई। बाद में जांच पड़ताल हुई तो अमेरिका के जासूस को सजाए मौत सुनाई गई। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कुरान शरीफ ना पढ़ने की पाबंदी को हटा दिया गया। आपको बता दें कि तुर्की के मदरसों में पहले 67,000 बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते थे, अब उनकी तादाद 8 लाख पहुंच गई है। तुर्की का मुस्लिम वर्ल्ड में आज सबसे ऊंचा स्थान है और तैयब एर्दोगान को पूरी दुनिया के मुसलमान जी जान से चाहते हैं। मेवात आज तक के लिए दिल्ली से संवाददाता सलमान खलील की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए मेवात आज तक, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।